मैं अगर 70 के और 80 के दशक की अगर बात करूं, मतलब पार्टिसिपेट लोगों ने थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया था मेंबरी के चुनाव और सरपंची के चुनावों के अंदर। उससे पहले क्या था कि लोग अपने कैंडिडेट को, अपने प्रतिनिधि को वैसे ही चुन लेते थे। भाई सर्वसम्मति से चुन लिया, भाई इबका थारे मोहल्ले में तो होगा, अगली बार हमारे मोहल्ले में तो हो जाएगा, इबका सरपंच थारा इबका मारा, नहीं हो जा करता ना। ऐसे ही गाँव में ना ऐसे होता था। और इलेक्शन के दौरान क्या होता था कि सिर्फ कुछ घराने ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। अब जो रियासतें थी जितनी भी, वो रियासत जब विलय की गई थी तो उनको शायद कोई प्रॉमिस किया गया होगा रानी के द्वारा कि तुम हमेशा सत्ता में रहोगे, मतलब तुम्हारा राज रहेगा, तुम्हारे हिसाब से सब चीजें चलेंगी और तुम्हारा धन जो है वो बचा रहेगा, जमीनें तुम्हारे पास रहेंगी, तुम किसी ना किसी पार्टी के साथ कनेक्टेड रहना। उसके बाद तुमको मतलब देखा ही होगा आपने, सिंधिया परिवार हो गया, राजे परिवार हो गया, अमरिंदर का परिवार हो गया, ये कैप्टन अमरिंदर जो इधर वाला, ठीक, कपूरथले वाले का हो गया, इधर आपका शिमला वाले का वो राजा वीरभद्र का हो गया। तो ये हमेशा से ही सत्ता में रहे हैं, अभी भी सत्ता में ही हैं लगभग, इनका कुछ नहीं बिगड़ा आज तक। तो इधर हमारे यहाँ भी कुछ फैमिलीज थी जो राजनीति में पार्टिसिपेट करने लगी, खास तौर पे 1977 के बाद, जब जेपी आंदोलन हुआ 77 में। जेपी आंदोलन से पहले जो है वो इमरजेंसी का दौर था। इमरजेंसी के दौर से पहले, यानी कि वहाँ उस इमरजेंसी में भी एक दौर ऐसा आया था जब बिल्कुल वैसा ही काम इंदिरा ने किया था जो इस मोगली ने किया है। लोगों को जबरदस्ती पकड़ के उनको जनसंख्या नियंत्रण के लिए उनकी नसबंदी करी थी। अब की बार नसबंदी दूसरे तरीके से करी है इन्होंने, ठीक है ना, लेकिन करी वही है, जबरदस्ती का तरीका सेम है। अभी क्या हुआ कि जब इसको थोड़ा गौर से एक बार नजर दौड़ाओगे तो उस दौर में जब चुनाव लड़े जाते थे तो गांव में दो तबके होते थे, एक जो जमींदार जिनकी जमीनें हैं और दूसरे जो खेतीहर श्रमिक थे, जो मेहनत करने वाले लोग थे, जो बाद में आमतौर पे वो बिना खेती वाले जिनके पास जमीनें नहीं थी, जो शेड्यूल कास्ट में इनको रखा गया बाद में। एससी और बीसी जो कैटेगरी है वो या तो मेहनत से, जैसे कुम्हार हो गए अपने काम करा करते, सुनार लुहार हो गए, इधर से चमार हो गए, वाल्मीकि का जो मोहल्ला हो गया, तो वो सारे के सारे लोग जो है ना वोट करा करते अपने जजमान के हिसाब से, जो भी उनका जजमान होया करता, वो जजमान बताया करता उनने कि वोट किसको देनी है। याद होगा, ध्यान होगा इस बातों का। और उसमें जब फिर जैसे चौटालाज की पार्टीज हमारे हरियाणा में आई, मैं अपनी उधर की बताता हूँ, आप लोग यहाँ यूपी के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है, आपका जो भी स्टेट होगा प्रोसेस वैसी ही होती है पैरेलल में। तो जैसे वहाँ क्या हुआ कि जब उनको सत्ता चाहिए थी, उधर से वो अलग हो गए कांग्रेस से, देवीलाल, और उसने फिर अपने गांव में अपने आदमी बनाए। तो गांव के लोग जो पॉलिटिक्स में जो पार्टिसिपेट करने वाले थे या जिनका इंटरेस्ट था, उन लोगों ने उस पार्टिसिपेशन में ऐसा काम किया कि अपने मतलब जिसको इन्होंने बाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का एक बहाना बनाया था जिस दौर को, वो था बूथ कैप्चरिंग। एक शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, जो कि बिहार में बहुत ज्यादा यूज हुआ था जब लालू की सरकार आई थी। लालू के जो लोग थे उन्होंने जो जिस तरह से वहां बूथ कैप्चरिंग करी थी, तो यही इल्जाम चौटाला के ऊपर भी लगता रहा है कि ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी के लोग हैं वो भी बूथ कैप्चरिंग किया करते थे। सुना ही होगा आप लोगों ने भी। अच्छा, तो अब इसको इन्होंने क्या था असल में ये होता था कि गांव के एक दो लोग ही पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते थे। वो लोग जिस आदमी के साथ होते थे उसी के बारे में ज्यादातर लोगों को पता होता था, और वो लोग फिर अपने जो काम करने वाले मजदूर भाई हैं, जो गांव का दूसरा तबका जिसके पास जमीन नहीं है, उसको कह दिया करते कि तुमने अब की बार फलाने निशान पे निशान लगाना है, मोहर लगानी है, और वो उसी पे मोहर लगा दिया करते अपने साथियों के साथ, क्योंकि सारे तबके आपस में जुड़े थे। उनको मालूम था कि भाई हमारा घर चलेगा तो खेत तो चलेगा, खेत तो इन दो रह जाइए, ज्यादा नाराज कर दिए तो फिर हमारा घर नहीं चलनेगा। या फिर भाईचारा इतना बढ़िया था कि आपस में एक दूसरे के साथ वैसे ही व्यवहार, मतलब वो बात अलग थी कि उनके पास जमीन नहीं थी या वो गरीब थे, लेकिन आपस में ठीक ठाक व्यवहार था, कोई किसी ने भूखा मरते हुए नहीं था। अब यहां क्या होता है, जब वोटिंग हो रही है और वोटिंग में वो उसके कहने से वोट डाल रहा है तो सरकार बन जाती है।
हालांकि पूरा गांव पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन ऊपर बैठे लोगों को यह मालूम है कि वोट असल में 2-4 लोगों की मेहनत तो पड़ी है, चाहे 20% पड़ी हो, चाहे 60% पड़ी हो, चाहे 80%। जिन लोगों ने वोट डाली है उनका वोट के प्रति कोई जागरूकता नहीं है, कोई रुझान नहीं है। ये तो समझते हो ना, मतलब उनको वोट में इंटरेस्ट नहीं था, किस तरह किसे दे दो मरार, किसी पे भी दे दो, मतलब उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि वो किसको वोट डाल रहे हैं। यानी वोटिंग के प्रति वो लोग रुझान, मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं था। तो इसका मतलब ये था कि वो लोग वोटिंग की प्रक्रिया में आने के लिए मेंटली तैयार नहीं थे, और अभी भी वो समाज की बनाई हुई व्यवस्था में ही एस्टैब्लिश रहना चाहते थे, और वो सामाजिक व्यवस्था में ही थे। तब प्रोसेस चालू हुई समाज को तोड़ने की। जमींदार को और खेती और काम करने वाले को, जिसके पास जमीन नहीं है, उसको तोड़ने के लिए मनरेगा लाया गया। फिर SC/ST एक्ट लाया गया, जिसके अंदर समाज के दूसरे तबकों के साथ आपस में फिर लड़ाई और मुकदमे भी चले गए। इधर से भीमराव अंबेडकर को समर्थन करने वाले लोग खड़े किए गए, और उन लोगों के जरिए समाज में यह प्रचारित किया गया कि इन जमींदारों ने तो हमारे हक लूटे हैं और हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, हमें तो अछूत माना है, हमारे साथ तो इतने सालों तक जुल्म किए हैं। मतलब उसमें चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन काल से उठा लो कोई कहानी, मास्टर जी वाली, अगे तो पानी नहीं पीने दिया करते थे, गड्ढे में थे, उसमें थे, कुएं में थे, पानी नहीं पीने दिया करते थे, इस टाइप की बातें। जबकि रियलिटी कुछ और हुआ करती थी। मैंने पिछली एक ट्रेनिंग में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें हमने क्या किया था कि जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं, भाई अगर मैं ये कहूं कि हम एक समाज बनाना चाहते हैं, इन लोगों का एक गांव बनाना चाहते हैं, इन लोगों का, जितने लोग यहां बैठे हैं, इन लोगों में से अच्छा पहले बताओ, आज तक किसी ने जात पूछी किसी से? यहां मोर्चे में 2.5 साल में आज तक किसी ने किसी की जात नहीं पूछी भाई, और ना मेरे ख्याल तक कोई फर्क करे आदमी आदमी में, है कि नहीं? कहां से आया, कितना कमावे, कैसा है, कैसा है, बस ये देखा हम, आदमी कैसा है बस। ओ बैकग्राउंड पे कहीं जाने की जरूरत नहीं, फैमिली बैकग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं, अपने को आदमी को देख लो। तो ऐसे ही हम बैठे थे, तो ग्रुप के अंदर 200-250 लोग थे यूं ही। अब अगर मैं आपके सामने एक ऑप्शन रखूं, मुझे बताइए, हम एक गांव बनाना चाहते हैं, तो क्या आप लोग उस गांव के मेंबर बनने को तैयार हो? ठीक है, और मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि उस गांव में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तैयार हो? ठीक है। दूसरा ऑप्शन यह भी है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो जो भी करना चाहो, मतलब जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो। जिसने डांगरा का प्यार हो डांगरा वाला काम संभाल लो, जिसने दूध में इंटरेस्ट हो उसका संभाल लो, जिन्हें खेती में इंटरेस्ट हो खेती में, जिन्हें सफाई में इंटरेस्ट हो सफाई में, जिन्हें कपड़े धोने में इंटरेस्ट हो कपड़े धोने में, जिन्हें रोटी बनाने में इंटरेस्ट हो रोटी बनाने में, जिन्हें रोटी खुआने में इंटरेस्ट हो रोटी खुआने में, जिन्हें लोहे का काम करना लोहे का करो, जिन्हें सनार का करना सनार का करो, कुम्हार का करना कुम्हार का करो। तारी मर्जी, तुम जो करना चाहो। तो कोई ना कोई काम चूज करने के लिए कौन कौन तैयार है अपनी मर्जी का? सारे तैयार हैं। कोई ऐसा भी है जिसको सफाई पसंद है, खुद भी सफाई करना और औरों को भी सफाई में रखना है कोई? ये लोग हैं। तो आपको अगर सफाई का ही काम दे दिया जाए तो? हाँ जी, कौन कौन तैयार है सफाई का काम करने को? ये लोग तैयार हैं। अगर सफाई का काम करोगे तो फिर तुम्हें नालियों में घुसना पड़ेगा, वहां लैटरिंग भी पावेगी, गोबर भी पावेगा। अच्छा आदमी कोई डांगर कुत्ता भैंस मरी पावेगी, अडवारे भी करने पड़ेंगे। चमड़े का काम करने भी तैयार है कोई? 1 2 3 4 लोग चमड़े का काम करेंगे। तो भाई अगर चमड़े का काम करोगे तो मरे हुए जानवर काटोगे तो बैक्टीरिया तो आएगा इनके पास। तो भाई अगर बाकी सारे लोग सलाह करके ये बताओ कि ये सारे के सारे ऐसा काम करेंगे जिसमें इनका शरीर जो है वो सारा दूषित हुआ रहेगा, इनके घर अपने घरों के बीच में ही घुसाएं कि अलग बनाए? भाई अलग बनाने पड़ेंगे कि उसी में बनाने पड़ेंगे? इनको जब ये सफाई कर का या डांगर मार का है काट का है उसका चमड़ा तार का है तो इन्हें सीधे रसोई में बांट दिया? नहीं, अलग बनाना ठीक रहेगा। भाई तारे अलग कमरे बना दा, कोई दिक्कत तो नहीं। अलग बर्तन रख दा तारे, कोई दिक्कत तो नहीं। भाई अलग अरेंजमेंट कर दा, कपड़े लत्ते सारा कुछ अलग अलग करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें नहीं दिक्कत है ना किसी को भी। तो इसमें जात का क्या है भाई? इसमें अछूत का क्या है?
वो चालबाज लोगों ने हमारी समाज की व्यवस्था को म्यूचुअल मानी हुई व्यवस्था, अगले ने खुद चूज करा भाई मैंने सफाई का करना, क्योंकि उनको करने में मजा आता है भाई। कुछ लोगों को एक्चुअली मजा आता है गंदगी को साफ करने में, अंदर से महसूस करते हैं कि हमने उन लोगों के लिए एक अच्छी जगह बनाई। तो वो लोग जो ऐसे लोग थे उन्होंने खुद चूज किया कि भाई मैं थारी रसोई में को नहीं आंदा, मैं तुम्हारे बर्तनों को नहीं छेड़ता, मैं तुम्हारे घर से अभी दूर रह देता हूं, तुम्हारी बैठक में बैठ जाता हूं, अलग से एक कोने में बैठ जाता हूं। उसने खुद चूज किया कि मेरे कपड़ों में कहीं ना कहीं कोई बैक्टीरिया होगा, वो तुम्हारे बच्चों को लग जाएगा। और इसको उन लोगों ने क्या कहा? छुआछात का नाम दिया। हाँ, हम वैसे भी टॉयलेट से आते हैं और सामने कोई आ जाए और हाथ मिलाते हैं, भाई रुक जा मैं नहीं हाथ मिलाता, तू तो आया वहां से, मैं तेरे साथ वैसे नहीं मिलाऊंगा। कोई वैसे भी कर सकता है ना। कहने का मतलब यह हुआ कि समाज के लोगों की आपस में कंसेंट से बनी व्यवस्था को उन लोगों ने छुआछात की व्यवस्था बोल दिया और ऐसे करके समाज को बदनाम किया। ये सारा अंग्रेजी व्यवस्था का ही खेल था। हम लोग तो बड़े प्यार से रह ही रहे थे यार उस व्यवस्था में, एक दूसरे को कुछ भी कह दिया करते। मैंने बहुत सारी चीजों के ऊपर मैंने जानने की कोशिश करी है। मैं पूछा करता अपने दादाजी से, दादा अपन न्यू क्या करते हैं ना भाई, इसका तो यो पर्पज होया करता, या किसी और बुजुर्ग से पूछा करता, वो होया करता। हमारे हरियाणा में ना, जैसे जो एससी और बीसी कैटेगरी के लोग थे, हमारे हरियाणा में कुछ लोग उनको डेड बोलते हैं। आपने भी सुना है? किस किस ने मेरा इस बात का पता है ना, इस बात का? अब मैंने यो पता करा कि यार यह गाली है क्या, कुछ लोग इसको गाली मानते हैं। हक भाई, वह कुछ लोग उन्हें डेड कह दें, कुछ लोग उन्हें डेड कह दें, कुछ लोग इस टाइप का वो यूज करें। कमीन तो अलग शब्द हो गया, लेकिन ये जो 1/1/2 भी बोल रहे हैं उसने, मतलब वह अपने अपने तरीके निकाल रहे बोलने के। अच्छा, जो नौजवान बच्चा है वो इसको गाली मानता है, और जो आज का जो आदमी है, जो आज जो SC/ST एक्ट लगाता है, वो भी उसको गाली मानता है। अब मैं इसके मैंने कई लोगों से इस बारे में, जब एक बार मेरा गुंडी फंस जाए तो मैं पूछता रहा करूं, जब तक उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। भाई मैंने न्यू बता दो, यू 1/1/2 क्यों करा है भाई? यू आदमी डेढ़ क्यों करा है? यो डेढ़ रोटी खाया करता, यो डेढ़ टांग पचाल्या करता, यो मतलब इसको किस हिसाब से कहना? जिस आदमी ने पहली बार कहा होगा वो क्यों कहा होगा? फिर समझ में आया ये बात। ये समझ में कैसे आया कि अंग्रेज लोग इंडियन लोगों को, भारत के लोगों को पीटा करते थे कोड़े से। कोड़े भी मारा करते, उनके डंडे भी मारा करते, सांटे भी मारा करते। और वो जो भारत के लोग, जो वेतनभोगी लोग थे, जो उनके नौकर थे, वो तो इसलिए नहीं बोलते थे कि हम तनख्वाह ले वहां, और जो मार खान लग रहा है गांव का आदमी, वो अकेला खड़ा, उसके साथ कोई खड़ा होनिया नहीं है, वो भी नहीं उठाता था। तो जब अंग्रेज उसके साथ में, उनकी औरतों के साथ में अत्याचार किया करते थे, तो वो आदमी अकेला महसूस करने की वजह से कुछ बोल नहीं पाता था। और जब वो कुछ बोल नहीं पाता था, तो वो जो अंग्रेज, कोई प्रोग्रेसिव अंग्रेज भी आ जाता है, वो उस दूसरे अंग्रेज को बोल रहा है कि यार ये लोग आवाज क्यों नहीं उठाते अपने लोगों के लिए, ये तो अपने ही लोगों हैं, अपने लोगों के ऊपर पिटाई करने लग रहे, अपने लोगों के खिलाफ तो इनको बोलना चाहिए कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो वो अंग्रेज उसको बोलते हैं, दे आर डेड पीपल, दे आर डेड पीपल, डेड पीपल, मरे लोग हैं ये, आत्मा मरी हुई, ये नहीं बोलते, ये आवाज नहीं उठाते। अब वहां भी जो समाज के अंदर जो बाद में फिर क्या हुआ कि वो तो सामाजिक व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए नहीं बोलते। गांव में एक आधा जमींदार का बच्चा ऐसा हो जाता है जो घमंडी हो जाए, वो ऐसे लोगों के साथ जिनके पास जमीन नहीं है उनको गाली देकर बोलता है, और वो जो गाली देके बोलता है फिर वो बोलता नहीं है, वो भी चुप रव है। तो वह फिर बात वहां से आती है कि दे आर डेड पीपल, डेड है ये, अपने खिलाफ उठी आवाज, अपने खिलाफ जो हो रहा अत्याचार है उसके खिलाफ ये बोलते नहीं है, उनको डेड बोलते हैं। डेड मतलब मरे हुए। आई बात समझ में? और आपने इसका बना दिया कुछ हो रहे। देखो क्या मतलब, ये ऐसे करके ये व्यवस्थाओं में गड़बड़ियां होती हैं। हो सकता है किसी एक व्यक्ति ने गलती कर दी हो, लेकिन उसका खामियाजा फिर पूरा समाज भुगते, ऐसा तो संभव नहीं, ऐसा ठीक नहीं, वो तो गलत है ना, कि पूरा का पूरा उनका समाज या पूरा का पूरा हमारा समाज या पूरा पूरा आपका समाज या मेरा घर, मेरा परिवार, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो वो जो वोटिंग वाली प्रक्रिया थी, वैसे ही मैं जो उसको वहीं पे आते हैं, तो वोटिंग वाली प्रक्रिया में कोई शामिल नहीं होता था। तो अंग्रेजों को मालूम था कि जब तक ये लोग वोटिंग में शामिल नहीं होते तब तक ये गुलाम कैटेगरी में नहीं आते हैं। जितना प्रचार वैक्सीन के लिए हो रहा था उतना ही प्रचार आज वोटिंग का हो रहा है। तो जितना फायदा वैक्सीन से होना था उतना ही फायदा वोटिंग से होना है। मानते होगे? क्योंकि प्रचार जिसका सरकार करेगी, न्यू समझ लो वो नाश है हमारा। यानी जहां भी लोक कल्याण विभाग द्वारा जारी कुछ भी होगा ना, वो हमारा नाश है। पीछे लाकर प्रचार करना पड़ा उनको हमारी सोच वैसी बनानी पड़ती है, या तो उसको वहां तक लेकर जाने के लिए पहले कुछ तोड़ना पड़ेगा व्यवस्था में से हमारी, और नई व्यवस्था को एक्सेप्ट करने के लिए माहौल बनाना पड़ेगा। तो वो माहौल बना रहे हैं ये लोग। तो ये जो मतदान है, जिसको ये कह रहे हैं कि जो अप्रवासी लोग हैं, दूसरी जगह से आने वाले लोग हैं, जो बिहार से आके कोई मजदूरी कर रहा है यूपी में, कोई हिमाचल में, कोई हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में, तो उन लोगों के लिए कोई एप्लीकेशन ऐसी बनाई जाए कि वो वहीं से वोट डाल पाए। ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन, तो जिसके हाथ में इंटरनेट होगा वो जैसे मर्जी रिजल्ट को मैनिपुलेट कर सकता है। सब कुछ डिजिटल लाने का यही खेल है। वो ये कहते हैं कि आप जिसको मर्जी वोट डाल सकते हो, लेकिन वोट एक ही जगह डालनी पड़ेगी। जैसे बेटा तुम जो चाहे चुन सकते हो, या डॉक्टर या इंजीनियर। वैसे ही ना, जैसे हमारे पेरेंट होते हैं आजकल, वो भी ऐसे ही बोलते हैं, हम तो कभी नहीं रोकते जी, तुम जो चाहे चुन सकते हो, या डॉक्टर बन लो या इंजीनियर, तुम्हारी मर्जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार ये जो वोटिंग वाला जो पॉइंट था, ये बड़ा वैलिड पॉइंट था गौरव का। और इसका एक्सप्लेनेशन इसको आप ऐसे समझ के लीजिए कि गांव में जिसको भी समझाना है, सिंपल सा फंडा है कि भाई हमारा काम, नागरिक का काम, जनता का काम केवल एक है, सरकार का विरोध करना। अगर कोई ये कहे कि भाई सरकार ने कुछ तो अच्छा करा होगा, अच्छे की बड़ाई भी करनी चाहिए, तो हमारे पास दो लॉजिक होने चाहिए इसके लिए। पहला लॉजिक, जब उसने अच्छा करा है तो कोई शान नहीं करा, इसे काम के लिए उसको चुना गया था। नंबर दो, उसको इसी काम के बदले में महंगी गाड़ियां, मुंह मांगे पैसे, हवाई जहाज, अनगिनत नौकर, अनगिनत फैसिलिटी, सब कुछ मिलता है, तो उसने कोई शान नहीं करा। पहली बात तो देश के लिए उसने कुछ नहीं करना होता, सारा काम बाकी के लोग करते हैं। दूसरी बात, अगर तुम ये कहते हो कि उसके फेवर में हमको बोलना चाहिए, हर राज्य की सरकार को और केंद्र की सरकार को करोड़ों रुपए का, कई 100 करोड़ रुपए का बजट मिलता है केवल अपनी योजनाओं के गुणगान करने के लिए। अलग से पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट होता है उनके पास, जिनका काम अखबारों में ऐसी चीजों को छपवाना होता है। करोड़ों रुपया खर्च करते हैं वो अपनी योजनाओं के बखान के लिए। तो अपनी बड़ाई के लिए वो करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं, तो क्या देश की जनता अपनी मर्जी से उनका विरोध भी नहीं कर सकती? अगर आप किसी व्यक्ति का या किसी नेता का, किसी पार्टी का अगर समर्थन करते हो, अगर वो गलत नहीं है तो मेरा विरोध करना भी गलत नहीं है, क्यों जी? और अगर मेरा समर्थन करना गलत नहीं है तो फिर आपका विरोध करना गलत नहीं है। कहने का मतलब है कि यदि मेरा विरोध करना गलत है तो फिर आपका समर्थन भी गलत है। फिर तो सबको न्यूट्रल होना चाहिए, और न्यूट्रल कोई हो नहीं सकता, ये भी सही है। सो द पॉइंट इज कि एडवर्टीजमेंट को समझ जाना है कि एडवर्टाइजमेंट का पर्पस क्या है। गॉट इट ना? आप लोगों को